मैं सूरज सिंह राठौर आप सभी को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक्स में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहला पार्ट में आपको फ्लावर के संरचना बताए थे, यानी पुष्प के संरचना बताए थे। पुष्प के नर भाग, मादा भाग, यानी नर भाग यानी उसको पुमंग बोलते हैं, मादा भाग यानी जायांग या स्त्री केसर, और उसके सेपल पेटल यानी वाहे दलपुंज और दलपुंज के बारे में बताए थे। आज के टॉपिक में हम फ्लावर के पूरे संरचना बताने के बाद आज के टॉपिक में हम पुष्प भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद के पार्ट में स्त्री भाग में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परागण यानी पोलिनेशन कैसे होते हैं और बीज का निर्माण कैसे होते हैं। ठीक है, चूंकि ये पहले हम एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और कभी कभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में दिक्कत होती है। आपको भी हो सकती है, मुझे भी एक पहली बार में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को समझने लगेगा। तो दिक्कत से घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये चैप्टर जरूर समझ में आएगी। और थोड़ी सी भी लापरवाही आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगी, और अगर समझ में भी आएगी तो वो तुरंत के लिए फिर से आप भूल जाओगे। इसलिए इस चैप्टर में जो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और उसे बार बार उलट के पढ़ना है। और चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पुष्प भाग के बारे में पढ़ेंगे, यानी पुष्प के पुरुष भाग के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के नर भाग, पुष्प के नर भाग के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, पुमंग। और अगर यही एक इकाई हो, चूंकि पुमंग तो बहुत सारे को ना बोलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे निकले रहते हैं एक पुष्प में, तो उन सबको पुमंग बोलते हैं। लेकिन कोई एक, सिर्फ एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे? सिंगल को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है, सिंगल भाग को पुंकेसर पढ़ते हैं, बोलते हैं। अब हम पुंकेसर के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। पुंकेसर में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसमें परागकण कैसे निर्माण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक पुंकेसर को देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि ये ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग पुतंतु बोलते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक के पार्ट, ये पार्ट बेसिकली इसको ऊपर रखने के लिए होता है, क्योंकि जब ये वर्तिकाग्र के पास यानी स्टिग्मा के पास जब ये टच करेगा तभी तो जाके पोलिनेशन होगा ना, परागण होगा। लेकिन अगर ये टच ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो अगर ये भाग नहीं रहे तो ये टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके स्तर काफी नीचे रहेगी, तो ये टच नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स इसीलिए होते हैं ताकि ये परागकोश को ऊपर रख सके। ठीक है, तो मेन मेरा पार्ट्स कौन सा होते हैं? मुख्य पार्ट्स ये होते हैं, इसका मुख्य पार्ट्स। अब हम इसी मुख्य पार्ट्स के बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे कि इसमें होते क्या क्या है। हम एक परागकोश को लिए और उसे कट करके देखेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या क्या होते हैं। अगर हम कोई परागकोश को कट करेंगे
तो उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर बने होते हैं, 1 2 3 4। इसमें 2 पाली होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी ये 2 पाली है। इसके कितने पाली होते हैं? 2 पाली। और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। और इसी में आपको छोटे 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 जो होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु भी बोलते हैं या लघु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। और इसी से निर्माण होते हैं परागकण। इसी के अंदर से निर्माण होते हैं परागकण। इसी के अंदर परागकण के निर्माण होते हैं। समझ में आया? ये 4 चैम्बर होते हैं, यानी आप समझ सकते हो कि 4 इसमें लघु बीजाणु धानी होते हैं और उसी के अंदर परागकण की निर्माण होती है। ये एंथर को हम ऊपर के भाग यानी यहाँ से इसको कट करके और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं और एक चैम्बर को लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसे भी लघु बीजाणु धानी, इसे भी लघु बीजाणु धानी, ठीक है। और इसी के अंदर बनते हैं परागकण, जो कि पुरुष से निकलने वाले जो परागकण होते हैं और वो वर्तिकाग्र में पहुंच के फिर उसके बाद परागन का निर्माण होते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे, यानी इसको थोड़ा सा और बड़े फिगर में देखेंगे कि आखिर उसमें होते क्या क्या है, ठीक है। देखिए, अब हम इसके अंदर देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। लघु बीजाणु धानी जनन, लघु बीजाणु जनन। अब हम जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन यानी इसके अंदर लघु बीजाणु जनन कैसे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप इसके लिख सकते हो, लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ठीक है। लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे होते हैं, तो आप एक चीज तो जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज का अगर जनन होती है तो उसके अंदर काफी सारे सेल, कोशिका का निर्माण होते हैं और उसी कोशिका से वो नया एक बॉडी बनाता है। उसी टाइप से लघु बीजाणु धानी जनन जब होते हैं तो उसमें काफी सारे कोशिका का निर्माण होता है और वही कोशिका आगे चल के एक कंप्लीट लघु बीजाणु धानी बनाते हैं। तो कैसे उसके अंदर कोशिका का निर्माण होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। उसी कोशिका में से एक कोशिका है अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, जो कि अधोस्तरीय कोशिका जब कुछ दिन बाद जब उसका साइज बड़ा होता है तो वही कोशिका को हम लोग कहते हैं प्रपशु कोशिका।
और यही प्रपशु कोशिका आगे जाके दो भागों में डिवाइड होता है। एक बनते हैं प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, पूर्ण बीजाणु कोशिका या जनन भी बोल सकते हैं, पूर्ण बीजाणु कोशिका या पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, समझ में आया? लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे कोशिका होते हैं, उसी कोशिका में सबसे जो मेन कोशिका होते हैं उसे हम लोग अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। वही अधोस्तरीय कोशिका बड़ा होकर प्रपशु कोशिका के नाम से जाना जाता है। और यही प्रपशु कोशिका दो कोशिका में बट जाते हैं, मतलब यानी प्रपशु कोशिका जैसे ये एक लघु बीजाणुधानी को देख लेते हैं, तो इसके अंदर जैसे मान लिए कि ये एक प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका है, और यही कोशिका फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका और एक होते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। समझ में आया? अब प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये क्या करते हैं और क्यों इसको हम लोग बेस कहते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राथमिक भित्तीय कोशिका भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका यही रुक जाते हैं, लेकिन प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करते हैं, 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनाते हैं, और ऐसे ही ये बनाते चले जाते हैं। और जब ये पूरा बनाते क्या होगा, ये स्पेस भर जाएगा। तो स्पेस भर जाता है तो वो अपना स्तर में डिवाइड कर लेते हैं, यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका अपना 3 स्तर बना लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया। इसको जरा ध्यान से समझिएगा और इसे कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका अपना 3 स्तर बनाते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर, और तीसरा होता है टेपिटम। ये 3 स्तर बनाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। बाह्य स्तर क्या होते हैं, मध्य स्तर क्या होते हैं, टेपिटम क्या होते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हम क्या बना है, एक पूरे लघु बीजाणुधानी जनन का संरचना करते हैं। इसके अंदर प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करते हैं, 3 स्तर बनाते हैं। पहला स्तर कुछ इस टाइप का रहता है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्तर। इसके बाद बनते हैं मध्य स्तर। बाह्य स्तर का सिर्फ एक लेयर होते हैं, एक ही लेयर होते हैं, या फिर एक, ठीक है ना, सिर्फ एक ही होते हैं। लेकिन उसके बाद मध्य स्तर 2 से 3 लेयर होते हैं। मध्य स्तर 2 या 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 2 या 3 लेयर होते हैं। और इसके अंदर पाए जाते हैं टेपिटम। टेपिटम लेके जो होते हैं
वो अंदर की तरफ से कोशिका होती है। ये सब तो थोड़ा बाहर की तरफ से और ये अंदर की तरफ से होते हैं। ठीक है, ये होते हैं टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या है? कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया, ये VVI क्वेश्चन है। टेपिटम का कार्य है अंदर जन्म लेने वाले जो परागण जो होते हैं उसको पोषण प्रदान करना है। इसका कार्य क्या है? परागण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब इसी के अंदर होते हैं क्या? प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका क्या करते हैं? ये भी दो भागों में बंटते हैं और ये बनाते हैं क्या? प्राथमिक पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका। ये दो भागों में बंटते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे सेल डिवीजन कैसे होते हैं, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन। ये दो चीज आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सेल डिवीजन ये होकर ये अस्तर कैसे बना होगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे फिर से कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको क्लास 10th का भी डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, और जो लोग क्लास 10th पढ़े होंगे तो उन्हें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो समझ रहे होंगे कि आखिर इतने सारे कोशिका का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, तो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका दो भागों में बट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं? पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका। और यही पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका होते हैं, एक पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होते हैं। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो कि एक लघु बीजाणु धानी में टोटल कितने परागकण के निर्माण होते हैं? 8। ठीक है, और यही होते हैं परागकण। समझ में आया परागकण का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। लघु बीजाणु धानी जो होते हैं, एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। लघु बीजाणु धानी बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, उनमें जो मुख्य कोशिका होते हैं जिसको हम लोग अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं, वो कोशिका जब बड़ा होते हैं तो उनको प्रपशु कोशिका बोलते हैं। प्रपशु कोशिका 3 लेयर, प्रपशु कोशिका 2 भागों में बंटते हैं, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। प्राथमिक द्वितीय कोशिका 3 लेयर बनाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। और प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका अंदर से 2 ठो अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू आपस में बंटकर 2 बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका। और पूर्ण बीजाणु मातृ कोशिका 4 भागों में समसूत्री विभाजन के थ्रू बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण। ठीक है, परागकण का निर्माण कैसे हुआ, यानी लघु बीजाणु धानी जनन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे परागकण की संरचना। ठीक है, परागकण की संरचना अगर हम जानेंगे तो परागकण कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वाह्य चोल,
इसको कहते हैं मध्य चोल, इसको कहते हैं जनन छिद्र, और ये दो ठो होते हैं केंद्रक। इसमें से एक होते हैं वर्धी केंद्रक, और ये होते हैं जनन केंद्रक। अब ध्यान से समझिएगा, बाह्य चोल जो बने होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जहां भी DVI क्वेश्चन आता है वहां पे हम खुद बता देते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करके याद कीजिएगा। बाह्य चोल कभी नष्ट नहीं होता है, बाह्य चोल कभी नष्ट नहीं होता, बाह्य चोल कभी नष्ट नहीं होता। पूछा जाएगा पुष्प का कौन ऐसा भाग है जो 100 साल बाद भी कभी नष्ट नहीं होता, तो आप बोलिएगा परागकण के बाह्य चोल। परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर पूछा जाएगा क्यों नहीं नष्ट होता है, क्योंकि वो स्पोरोपोलिन से बना रहता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होता है, स्पोरोपोलिन से निर्माण रहता है, ठीक है, जिसके कारण वो कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। जनन परागकण में और क्वेश्चन आएगा, परागकण में कितने केंद्रक होते हैं, तो परागकण में 2 केंद्रक होते हैं, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। जनन केंद्रक जो होते हैं इसको हम लोग मुख्य केंद्रक भी बोलते हैं, यहां लिख सकते हैं मुख्य केंद्रक, क्योंकि इसी के वजह से जनन होते हैं। जब जनन केंद्रक जैसे ही वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो एकदम से ये वर्धी केंद्रक अलग हट जाते हैं और जनन केंद्रक अलग हट जाते हैं, और जनन केंद्रक 2 भागों में बट जाते हैं, 2 भागों में बट जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक, यानी पुष्प का नर युग्मक, पुष्प का क्या नर युग्मक, यही बन जाते हैं, ठीक है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनन केंद्रक से कुल कितने नर युग्मक का निर्माण होता है, तो जनन केंद्रक से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पुष्प के नर भागों के बारे में एकदम डिटेल से बताया, उसके परागकोश के अंदर के भी बताएं, ठीक है। परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परागकण का निर्माण कैसे होते हैं, जो लघु बीजाणुधानी में होते हैं, लघु बीजाणुधानी के भी अंदर हम बताएं कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, और परागकण का भी संरचना हम आपको अच्छे तरह से बताएं। उसके बाद जनन केंद्रक 2 नर युग्मक को बनाता है, यानी एक परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक परागकोश में कुल कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं, 4, और एक से बनते हैं 8, तो 8 से 32 गो टोटल परागकण का निर्माण होता है, और 32 से टोटल कितने नर युग्मक का निर्माण होगा, तो 32 × 2 कर दीजिए, ठीक है। तो उतना 64 जो हुए, ये 64 नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। फिर हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।